हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण। आज के हमारे इस वीडियो में हम वैज्ञानिक पद्धति के स्तरों के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख स्तरों में पहला स्तर है कार्यनिर्वाही प्रकल्पना का निर्माण। वैज्ञानिक अध्ययन कोई सरल कार्य नहीं है, इसका संबंध प्रायः जटिल घटनाओं से होता है। अतः शोधकर्ता के लिए अपने अध्ययन के दौरान भटक जाने की संभावना हर समय रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक अध्ययन कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इसका संबंध ज्यादातर जटिल घटनाओं से होता है, जिसे समझना आसान कार्य नहीं है। यही कारण है कि अध्ययन करने वाले शोधकर्ता के लिए अपने अध्ययन के दौरान भटकने की संभावना हर समय बनी रहती है। ऐसा ना हो, अर्थात शोधकर्ता अपने अध्ययन के दौरान न भटके, उसका ध्यान कुछ निश्चित पक्षों पर केंद्रित रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में पहले से ही सामान्य ज्ञान के आधार पर कुछ अनुमान या फिर निष्कर्ष निकाल ले एवं फिर उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर यह परीक्षण कर ले कि उसका यह पूर्व अनुमान या निष्कर्ष सच है या गलत है। सरल शब्दों में कहें तो किसी भी शोध समस्या के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन करना कोई सरल कार्य नहीं है। शोधकर्ता को अपने अध्ययन के समय कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार शोध समस्या का संबंध जटिल घटनाओं से होता है, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता के अपने अध्ययन के दौरान भटकने की संभावना बनी रहती है। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करते समय अर्थात अध्ययन करते समय अपने अध्ययन के मार्ग से न भटके, इसके लिए यह जरूरी होता है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में अर्थात जिस विषय पर वह अध्ययन कर रहा है उस विषय के संबंध में अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर पहले से ही कुछ अनुमान या फिर निष्कर्ष निकाल ले और फिर बाद में उसने अपनी शोध समस्या के विषय में जो अनुमान या फिर निष्कर्ष निकाला था उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर इस बात की जांच कर ले कि उसने अपनी शोध समस्या के विषय में जो पहले से ही अनुमान लगाया था या फिर जो निष्कर्ष निकाला था वह सही था या फिर गलत था। इन्हीं पूर्वानुमानों को ही प्रकल्पना या उपकल्पना कहते हैं और उचित ढंग से निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का यह सर्वप्रथम चरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी शोध समस्या के विषय में शोधकर्ता जो पहले से ही अनुमान लगाता है या फिर निष्कर्ष निकालता है वही पूर्वानुमान या निष्कर्ष प्रकल्पना कहलाता है। शोध समस्या के विषय में उपकल्पना का निर्माण करना उचित ढंग से निर्माण की गई वैज्ञानिक पद्धति का पहला स्तर होता है। तथ्यों का संकलन एवं निरीक्षण वैज्ञानिक पद्धति का दूसरा चरण या स्तर है। प्रकल्पना का निर्माण हो जाने पर अध्ययन का क्षेत्र और लक्ष्य दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। अतः यह संभव हो जाता है कि हम अपने अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्यों का निरीक्षण करें और उनका संकलन भी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रकल्पना का निर्माण हो जाता है तब प्रकल्पना का निर्माण हो जाने पर अध्ययन का क्षेत्र और लक्ष्य ये दोनों ही निर्धारित हो जाते हैं, जिसके कारण यह संभव हो जाता है कि अब हम अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो वास्तविक तथ्य हैं उनका निरीक्षण करें अर्थात उनकी जांच करें और उनका संकलन भी करें। वास्तविक निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का एक अपरिहार्य अंग है, पर यथार्थ निरीक्षण कठिन है। हमारी इंद्रियां सरलता से धोखा खा जाती हैं, पर कदाचित घटित होने वाली किसी घटना को समग्र रूप में देखते हैं हमारे लिए तथ्य और अनुमान को अलग अलग रखना कठिन होता है, क्योंकि हम जो कुछ देखते हैं उसमें अपनी भावनाओं तथा संवेगों को भी जोड़ देने का लोभ संभाल नहीं पाते हैं। अर्थात हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें अपनी भावनाओं और संवेगों को भी जोड़ देते हैं। समग्र को देखना या कम से कम समग्र के अंत संबद्ध भागों को देखना सरल नहीं है। इसीलिए निरीक्षण को अधिकाधिक वैज्ञानिक स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अन्य विद्वानों की समस्या से संबद्ध कृतियों का अध्ययन करके निरीक्षणीय तथ्यों से उनकी विशेषताओं व कमियों से अधिकाधिक परिचित हो लें।
दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे लिए शोध समस्या से संबंधित तथ्यों को और अनुमानों को अलग अलग रखना आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें अपनी भावनाओं को और संवेगों को भी जोड़ने से खुद को नहीं रोक पाते, उसमें अपनी भावनाओं को और संवेगों को भी जोड़ देते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए यह आवश्यक है कि निरीक्षण को अधिक से अधिक वैज्ञानिक स्तर पर लाया जाए। निरीक्षण को अधिक से अधिक वैज्ञानिक स्तर पर लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी शोध समस्या से संबंधित अन्य दूसरे विद्वानों की कृतियों का अध्ययन करें और अपने शोध समस्या के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अन्य विद्वानों की कृतियों का अध्ययन करके जो निरीक्षणीय तथ्य हैं उनसे उनकी विशेषताओं व कमियों से अधिक परिचित हो लें, अर्थात उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ ही साथ वास्तविक निरीक्षण करने से पहले पक्षपात रहित होकर उन तथ्यों का चुनाव कर लेना आवश्यक होता है जो हर संभव रूप में प्रकल्पना की सत्यता या असत्यता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें वास्तविक निरीक्षण करने से पहले बिना किसी पक्ष के ऐसे तथ्यों का चुनाव करना चाहिए जो हर प्रकार से प्रकल्पना की सत्यता और असत्यता के विषय में बताने के लिए पर्याप्त हों, अर्थात जिनसे हमें यह पता चल सके कि जो शोध समस्या के विषय में हमने प्रकल्पना बनाई थी वह प्रकल्पना सही है या फिर गलत है। इसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उन तथ्यों को ही चुना जाए जो कि पूर्ण रूप से अध्ययन विषय या समस्या का प्रतिनिधित्व कर सके और साथ ही इन तथ्यों को परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्ति करना संभव हो। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का निरीक्षण करने के लिए हमें ऐसे तथ्यों का चुनाव करना चाहिए जो कि अध्ययन विषय या फिर समस्या का प्रतिनिधित्व कर सकें और साथ ही जिन्हें प्रमाणिक रूप से अभिव्यक्त करना संभव हो, क्योंकि केवल कुछ इधर उधर के विशिष्ट तथ्यों को, रोचक या आकर्षक तथ्यों को या फिर हृदय स्पर्शी या मनोरंजक तथ्यों को निरीक्षण करने या फिर संकलित करने मात्र से ही वैज्ञानिक का काम नहीं चल सकता। समस्त घटना या समस्या का पूर्णतया विश्लेषण व बोध करने के लिए आवश्यक पर्याप्त तथ्यों का निरीक्षण व संगठन होना चाहिए। तथ्यों को संकलित करने अर्थात एकत्रित करने या फिर प्राप्त करने के दो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम तो ऐतिहासिक स्रोत है जिसके अंतर्गत पुराने ग्रंथ, शिलालेख, प्राचीन अवशेष, नरकंकाल आदि आते हैं, और द्वितीय स्रोत क्षेत्रीय स्रोत है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली व अन्य जीवित सूचनादाता आदि आते हैं। आवश्यकता अनुसार इन स्रोतों से सूचनाएं व तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसके लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा यह अध्ययन विषय की प्रकृति व क्षेत्र पर निर्भर करता है। सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत प्रथम स्तर पर किसी भी शोध समस्या के विषय में प्रकल्पना का निर्माण कर लेने के पश्चात अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इन तथ्यों के अंतर्गत ऐसे तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जिनसे हमें अध्ययन विषय से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, और इसके साथ ही साथ इसके आधार पर हम यह जांच कर सके कि हमने अपनी शोध समस्या के विषय में जो परिकल्पना बनाई थी, अर्थात जिस उपकल्पना का निर्माण शोध समस्या के विषय में किया गया था, वह उपकल्पना सही है या फिर गलत है। इन तथ्यों का संकलन करने के लिए अर्थात इन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोतों का उल्लेख किया गया है। प्रथम स्रोत है ऐतिहासिक स्रोत जिसके अंतर्गत पुराने ग्रंथ, शिलालेख, प्राचीन अवशेष, नरकंकाल इत्यादि आते हैं, और दूसरा स्रोत है क्षेत्रीय स्रोत जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली व अन्य सूचनादाता आते हैं। इन्हीं स्रोतों से आवश्यकता अनुसार सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। शोध समस्या के विषय में तथ्यों का एकत्रीकरण किन किन स्रोतों से किया जाए यह अध्ययन विषय की प्रकृति व क्षेत्र पर निर्भर करता है।
अध्ययन विषय की जैसी प्रकृति या फिर क्षेत्र होता है उसी के अनुसार इन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का तीसरा चरण है एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण। विद्वानों का यह कथन है कि केवल तथ्यों के ढेर को इकट्ठा कर लेने से ही हम किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि हम तथ्यों के कुछ क्रमों का अनुक्रमों में वर्गीकरण व संगठन कर लें ताकि वे तथ्य अर्थपूर्ण हो जाएं। एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण उन तथ्यों में पाई जाने वाली समानता और भिन्नता के आधार पर कुछ वर्गों तथा उपवर्गों अथवा एक क्रम से किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार एक क्रम से या कुछ वर्गों में व उपवर्गों में तथ्यों का वर्गीकरण कर लेने से जटिल व अस्पष्ट तथ्यों के ढेर सरल व स्पष्ट हो जाते हैं और उनका विश्लेषण करना सुविधाजनक हो जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा किए जाने वाले वर्गीकरण की प्रकृति, उसकी अपनी अंतर्दृष्टि, अनुभव, योग्यता, अध्ययन का उद्देश्य और तथ्यों की पूर्णता या यथार्थता पर निर्भर करेगी। पर किसी भी अवस्था में वर्गीकरण का कार्य जितनी कुशलता व स्पष्ट रूप में किया जाएगा, वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचना अनुसंधानकर्ता के लिए उतना ही सरल होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तथ्यों का वर्गीकरण कर लिया जाता है तो तथ्यों का वर्गीकरण करने से जो जटिल और अस्पष्ट तथ्यों के ढेर होते हैं वे सरल और स्पष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। वर्गीकरण का कार्य जितनी निपुणता व स्पष्ट रूप में किया जाता है, शोधकर्ता के लिए वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचना उतना ही आसान हो जाता है। वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन वैज्ञानिक पद्धति का चतुर्थ व अंतिम चरण है। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण हम सुनिश्चित व सुव्यवस्थित रूप में कर लेते हैं तो उनका विश्लेषण करना भी हमारे लिए सरल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शोध समस्या के विषय में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण जब हम सुनिश्चित और सुव्यवस्थित ढंग से कर लेते हैं तब उनका विश्लेषण करना हमारे लिए और भी सरल हो जाता है। उन विश्लेषणों के आधार पर अनुसंधानकर्ता एक घटना विशेष के संबंध में नियमों को प्रतिपादित करता है। वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करने के लिए तार्किक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति तथा आगमन और निगमन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार उनमें से किसी एक या एक से अधिक पद्धतियों का उपयोग वैज्ञानिक नियम के प्रतिपादन में किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार इन पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति या फिर एक से अधिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक नियम से हमारा तात्पर्य उस संक्षिप्त व्याख्या से है जो कि एक घटना या समस्या की प्रकृति व उसके कारणों का निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत स्पष्टीकरण करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक नियम शाश्वत या अंतिम नहीं होते हैं, अपितु उन परिस्थितियों या अवस्थाओं में जिनके अंतर्गत उस नियम का प्रतिपादन किया गया है, भारी परिवर्तन होने पर नियम की यथार्थता भी कम हो जाती है और नए तौर पर नए नियमों का प्रतिपादन आवश्यक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रतिपादित किए गए नियम हमेशा एक प्रकार नहीं रहते हैं। जब भी उन परिस्थितियों या अवस्थाओं में परिवर्तन आता है जिनके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उन नियमों का प्रतिपादन किया गया है, तो भारी परिवर्तन होने पर नियम की यथार्थता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नए तौर पर नए नियमों का प्रतिपादन करना आवश्यक हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण या फिर स्तरों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।